दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कवक जनित रोग, परजीवी रोग और वंशागत रोगों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम कवक जनित रोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? ऑप्शन है म्यूकोरमाइकोसिस, रेबीज, प्लेग या SARS। तो सही उत्तर है म्यूकरमाइकोसिस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जो कि जूनोटिक रोग नहीं है। दोस्तों पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहा जाता है। जूनोसिस उसे या उसको जूनोसिस भी कहा जाता है। ये जीवाणु, विषाणु या परजीवी से फैलते हैं और इन रोगों के कुछ उदाहरण इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पिरोसिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स आदि हैं। और म्यूकोरमाइकोसिस एक कवक जनित संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देखिए। अर्गटातपय रोग जो है ये किसके उपभोग से होता है? अर्गटातपय जो है ये दोस्तों आप जान लीजिए संदूषित अन्न या जो है दूषित अन्न के उपभोग से होता है। एर्गोटिज्म एर्गोटिज्म रोग है, ये संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एथलीट फूट की बीमारी होती है किससे? तो ये फफूद यानी कवक से होता है, फफूद। दोस्तों आप जान लीजिए एथलीट फूट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूद के द्वारा होती है, जिसको फंगस कहते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए ये त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? सही उत्तर का चयन आपको करना है। देखिए यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं। मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है, बिल्कुल सही। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही। एथलीट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये आपका सही नहीं है। तो केवल और केवल 1 और 2 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में उर्विका या फीमर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है और एथलीट फुट ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ऑप्शन है पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर त्वचा का प्रदाह ये कवक के द्वारा होता है। दोस्तों पोलियो रोग का कारक विषाणु यानी वायरस है, जबकि त्वचा का प्रदाह या डर्मेटाइटिस का कारक कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो सही उत्तर गंजापन। गंजापन कवक जनित रोग है। एड्स मानव में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है। इसका कारण HIV वायरस है और वर्णांधता जो है ये आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही उत्तर यकृत है। दोस्तों यकृत या लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन या एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा प्रभावित होती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। कवक जनित रोगों के बाद आइए देखते हैं परजीवी रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? आपको बताना है। हृदय, फेफड़े, गुर्दा या फिर प्लीहा यानी तिल्ली। तो सही उत्तर है प्लीहा। दोस्तों मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होता है और इसकी वाहक मादा एनेफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीयक पोषद या सेकेंडरी होस्ट है।
इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी स्प्लीन है और इसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्विन आदि औषधियों को लेना चाहिए। दुर्दम यानी मैलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो उत्तर है मच्छर। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर होता है। अगला प्रश्न है, दुर्दम यानी मैलिग्नेंट मलेरिया होता है किससे? तो उत्तर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम से दोस्तों दुर्दम या मैलिग्नेंट मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया तथा डेंगू में कौन सा एक उभयनिष्ठ नहीं है? देखिए, ज्वर, मच्छर की काट, मानव प्रजाति और मच्छर प्रजाति। तो सही उत्तर है मच्छर की प्रजाति। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिगेंस एडीज एल्बोपिक्टस और मादा एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा जो फीलपाव, देखिए इसके अलावा फीलपाव और पीत ज्वर, फीलपाव को एलिफेंटाइटिस कहते हैं, पीत ज्वर को येलो फीवर कहते हैं, ये भी मच्छर के काटने से फैलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के द्वारा होता है? तो सही उत्तर प्रोटोजोआ के द्वारा जो होने वाला व्याधि है ये आपका जो हो जाएगा मलेरिया है, ऑप्शन डी। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी से होता है और इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है जो कि द्वितीयक पोषद है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी स्प्लीन है और इसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्विन ये औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मलेरिया। दोस्तों मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर देखिए, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, सही नहीं है। ये मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही है। ये दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, बिल्कुल सही है। और इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। दोस्तों मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो कि द्विपोषदी जंतु है। इसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर हैं। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है और इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है जिसे सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो उत्तर है पी.वाई. वैक्स। दोस्तों भारत में मलेरिया के 60 से 65% मामलों में पी.वाई. वैक्स परजीवी उत्तरदायी था। हालांकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया रोग का कारण प्लाज्मोडियम प्रजातियों का योगदान समय समय पर परिवर्तित होता रहा है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ये खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो उत्तर है, ये थे सर रोनाल्ड रास। दोस्तों सर रोनाल्ड रास ने पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोश की प्रोटोजोआ के द्वारा होता है और प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में दिया गया था। और प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं को और जिगर कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु होता है। अगला प्रश्न है, गोल कृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग कौन सा है? तो गोल कृमि से फाइलेरिया होता है। याद रखिएगा, फाइलेरिया को फीलपाव भी कहते हैं जो कि शरीर में वुचरेरियाई ब्रैंकफ्टाई नामक गोल कृमि यानी निमेटोड के संक्रमण से होता है। ये कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा क्यूलेक्स मच्छर करती है जिसमें पोषद की मृत्यु तो प्रायः नहीं होती किंतु हाथ पैर, जननांग और अन्य अंग फूलकर विकृत हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। मलेरिया का वाहक जो है ये कारक प्रोटोजोआ होता है। पोलियो का विषाणु होता है। तपेदिक या टीबी का जीवाणु है और दाद का जो कारक है वो एक कवक होता है। तो 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ है, पोलियो विषाणु से होने वाला रोग है, तपेदिक जीवाणु से और दाद कवक से होने वाला रोग है।
अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, प्लेग, तो ये प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। एड्स विषाणु से होता है। गंजापन जो है कवक से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर सही उत्तर 4 3 2 1। विकल्प देखते हैं। 4 3 2 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है किससे? तो सही उत्तर है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोष की जीव से। दोस्तों, स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोश की प्रोटोजोआ जीव द्वारा जो है निद्रा रोग होता है। इस जीव का वाहक व द्वितीय पोषक सीसी मक्खी है। ट्रिपैनोसोमा रुधिर, सेरिब्रो स्पाइनल और अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोशी, हृदय पोशियों, जनदों इत्यादि के अंतः कोश की परजीवी है। निद्रा रोग के रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और वह ऊँघता रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? आपको बताना है। तो मच्छर वाहित रोग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आप देखिए, निद्रा रोग ये मच्छर वाहित रोग नहीं है, जबकि डेंगू रोग, फाइलेरियोसिस और मलेरिया ये मच्छर वाहित रोग हैं। अगला प्रश्न है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? तो ये मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता है। दोस्तों, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में मलेरिया, एक्यूट डायरिया और शिस्टोसोमा रुग्णता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलते हैं, जो कि अत्यंत ही घातक हैं। अगला प्रश्न है, 2003 में जब लिएंडर पेश के मस्तिष्क में एक समस्या आई थी तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। इसका कारण क्या था? तो सही उत्तर एक सिस्ट था। दोस्तों, 2003 में लिएंडर पेश को सिर दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई, लेकिन जांच के बाद उसमें मस्तिष्क में सिस्ट पाया गया और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली ये बीमारी टीनिया सोलियम नामक फीता क्रीम के कारण होता है। मानव में इसका संक्रमण प्रायः सूअर का मांस खाने या फीता क्रीम के अंडों से संक्रमित जल के प्रयोग से होता है। अब आइए दोस्तों, देखते हैं वंशागति रोग या वंशानुगत रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान, परजीवी संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलते हैं। इन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं और ये रोग वंशागत होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो सही उत्तर रतौंधी। रतौंधी जो है ये आनुवांशिक रोग नहीं है, याद रखिएगा। रंजकहीनता एक आनुवांशिक रोग है जिसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलानिन नामक पिगमेंट आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है और कलर्ड ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता एक एक्स लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है हार्मोनी अति उत्पादन का, अंतःस्रावी ग्रंथि के शोध का, एंजाइम के वंशागत अभाव का या अवियोजन का। तो सही उत्तर एंजाइम के वंशागत अभाव का। दोस्तों, आप जान लीजिए कि फेनिल कीटोन में जो है फिनोल कीटोन्यूरिया जो है जीनी व्यतिक्रमों की वंशागति एक रोग है जिसमें फेनिल एनाइलिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है और कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा फेनिल एलेनिन फेनिक पाइरुविक अम्ल में बदल जाती है जो मूत्र में निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलेनिन के जमाव से व्यक्ति में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो फेनिल कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है उसमें क्या होता है? तो सही उत्तर है मानसिक जड़ता होती है। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित बबल बेबी रोग
ऐसा इसलिए कहलाता है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसलिए इसे बबल बेबी रोग कहते हैं। दोस्तों, बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है। इसे SCID के नाम से जाना जाता है और इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोगों के प्रति अति संवेदनशील होता है। बाह्य वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले इनक्यूबेटर जैसी व्यवस्था में उसका उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक व्याधि है जिसका वहन कौन करता है? तो सही उत्तर है हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसकी वाहक स्त्रियां हैं और जो प्रकट पुरुषों में होता है। दोस्तों, आप जान लीजिए अधिस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफ़ी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता है। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं, जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है, क्योंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। इससे रक्तस्रावण रोग भी कहते हैं। इसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया में हुआ माना जाता है और इसी कारण इस रॉयल हीमोफीलिया भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अधिरक्तस्राव होता है क्या? तो सही उत्तर है अधिरक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग लिंग संलग्न रोग है? तो सही उत्तर रॉयल हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है क्या? तो सही उत्तर है रक्त का स्कंदन नहीं होता है, जिससे रक्त जमाव नहीं होता है और रोगी का खून बहता रहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? आपको बताना है। तो यहाँ पर हीमोफीलिया आनुवांशिक व्याधि है। अगला प्रश्न है, कौन आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है? आपको बताना है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या दात्र कोशिका अरक्तता? तो सही उत्तर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवांशिक अवस्थाएं हैं, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवांशिक अव्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता उत्तरदायी है किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए या टर्नर सिंड्रोम के लिए? तो सही उत्तर है मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुण सूत्रता डाउन सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, इसलिए गुणसूत्र समूह जो है 47 हो जाता है। इसमें मनुष्य का सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला और आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है जो होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? तो उत्तर है पेशी दुष्पोषण। दोस्तों, आप जान लीजिए मस्कुलर डेस्ट्रॉफी एक्स गुणसूत्र में संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो कि इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है और यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। डायबिटीज़ जो है ये हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग है। रिकेट्स ये हीनताजन्य रोग है और रिंगवर्म कवकी संक्रमण है। तो 2 3 1 4 यहाँ पर 2 3 1 4 आप मिलान करिए, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ, लिंग संलग्न ये गलत है। एड्स, सिफिलिस और सुजाक जीवाणुजन्य ये भी गलत है।
वर्णांधता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका अरक्तता आनुवांशिक, ये आपका सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए वर्णांधता और हीमोफीलिया नामक रोग आनुवांशिक रोग हैं, जबकि दात्र कोशिका अरक्तता भी एक वंशानुगत रोग है। पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोथ विषाणुजन्य रोग हैं, जबकि प्लेग एक जीवाणुजन्य रोग है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, क्यों? तो कारण है क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए पुरुषों में वर्णांधता व्याधि अधिक होती है। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशानुगत रोग है और इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। इसमें जीन अप्रबल तथा सुप्त होते हैं। इसमें प्रबल और प्रभावी एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूँकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। वर्णांधता रोग का जीन सुप्त होने के कारण संकर यानी विषम युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, लेकिन सुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्ली यानी समयुग्मनजी स्त्रियों में होता है, जिसमें कि प्रत्येक एक्स गुणसूत्र में रोग का यानी सुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होता है, इसलिए एक ही सुप्त जीन से रोग का विकास हो जाता है। यह रोग प्रायः पुरुषों में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म नहीं है? थायमिन, बेरी, ये आपका सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कर्बी सही है। विटामिन ए वर्णांधता सही नहीं है और विटामिन के रक्त जमना सही है। दोस्तों आप जान लीजिए विटामिन ए की कमी से रक्त वर्णांधता नहीं बल्कि रतौंधी होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके। तो सही उत्तर है वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण जो हैं उसके पुत्र में नहीं जाएंगे, उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांधता की संभावना 50% होगी, जबकि पुत्रियों में वाहक होने की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्री किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती है तो उसके पुत्रों में वर्णांध होने की संभावना 50% और पुत्रियां या तो वर्णांध या वाहक होंगी। वर्णांधता एक एक्स क्रोमोसोम संबंधी रोग है, जिसके कारण यदि एक स्त्री एक वर्णांध प्रभावित एक्स क्रोमोसोम के साथ सामान्य एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करती है तो वह वर्णांध न होकर मात्र इसके वाहक का कार्य करेगी। दूसरी ओर यदि एक पुरुष एक वर्णांधता प्रभावित एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होता है तो उसमें सामान्य वाई क्रोमोसोम एक्स से अधिक छोटा होने के कारण वर्णांधता के लक्षण आएंगे। वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के पुत्र में एक्स क्रोमोसोम सामान्य होने के कारण वे सामान्य होंगे, लेकिन एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करेगा तो वर्णांधता के लक्षण उसके पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? ऑप्शन है 25%, 50, 100 या 0। तो सही उत्तर 0%। दोस्तों जब एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि सामान्य थी, तो यहाँ स्त्री के माता पिता की दृष्टि का सामान्य होना दृश्य प्रारूप जो है प्रारूपित करता है, जबकि इसके जीन प्रारूप की 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, माता XX और पिता XY, माता XCX और पिता XY। तो या आप जान लीजिए कि जब पहली स्थिति होगी तो स्त्री का विवाह जो है वर्णांध पुरुष पे होने पे कोई वर्णांध नहीं होगी, और जब दूसरी स्थिति हो जाए तो उसमें वाहक स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर उसकी 50% संतानें वर्णांध होगी, जबकि सामान्य स्त्री का विवाह वर्णांध पुरुष से होने पर कोई भी संतान वर्णांध नहीं होगी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने कवक जनित, परजीवी जनित और वंशानुगत रोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।